नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग है हिस्ट्री का टॉप 50 सब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एक भी मिनट स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति में लेने वाले दो का नाम बताने। बिहार में ऐसा जो 1857 की क्रांति हुआ था, इनमें दो आदमी का नाम बताना। तो ये देखिए निम्नलिखित है, दो आदमी। आप बहुत सारे ऐसे हैं, आप दो आदमी आराम से बता सकते हैं जो कि हमारे बहुत फेमस है। वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और दूसरा पीर अली जो पटना सिटी से पटना में। आप ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पटना में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो पहला बाबू वीर कुंवर सिंह, दूसरा हो गया पीर अली। तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार से, और दूसरा पीर अली जो है पटना से। अच्छे से याद रखिएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र और उनके नेता का नाम बताइए। आपको 4 केंद्र बताना और उनका नेता के नाम बताना। आप याद रखिए, पहले दिल्ली जो बहादुर शाह जफर ने किया था। दूसरा झांसी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर हो गया बिहार वीर कुंवर सिंह हो गया। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो आपको इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखा। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब इसको क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। कहता है रोले एक्ट के विरोध गांधी सहित देश के विभिन्न भागों में क्या किया। रोले एक्ट का विरोध जो है गांधी सहित देश के विभिन्न भागों में क्या किया। कहता पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। विद्रोह नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। तो पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डायर जो था, उसने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे जनता में अफरा तफरी मच गया। जब गोली चलाने का आदेश दिया तो जनता में क्या हुआ, अफरा तफरी मच गया। कहता क्योंकि इस बाग में केवल एक ही दरवाज़ा था जिससे लोग बाहर निकल सकते थे। और इस गोली में करीब लगभग 379 लोग मारे गए थे। कहीं कहीं आपको 389 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और हजारों की संख्या में घायल हुए थे। मतलब ये आंकड़ा जो दिया गया ये काफ़ी कम है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग उसमें क्या हुआ था, मारे गए थे, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। अगला कहता है कमल महल कहाँ है और इसका क्या उपयोग था। कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था, याद रखिएगा। तो कमल महल ये याद रखिएगा, विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है। कमल महल कहाँ है, विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है, जिसे कमल महल या लोटस महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसे कमल महल या लोटस महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि इस महल का जो प्रयोग हुआ था राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इस महल का प्रयोग जो है राजा और उनके परिवार द्वारा किया गया था। कहता यह एक परिषदीय सदन था, ठीक है। यहाँ राजा अपने सलाहकार से मिला करते थे। यहाँ राजा अपने क्या होते थे, सलाहकार से मिले थे। याद रखिएगा, कमल महल कहाँ, तो कमल महल विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है, जिसे कमल महल या लोटस महल के नाम से भी जाना जाता है। और इस महल का प्रयोग जो है राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। और यह एक परिषदीय सदन था। और यहाँ राजा अपने किससे मिले थे, सलाहकार से मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ राजा अपने किससे मिलते थे, सलाहकार से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के 4 राजवंश कौन कौन थे। याद रखिएगा, यह संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था और अराविड वंश था। तो आप चारों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। अगला रूले एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। रूले एक्ट क्या था, तो 23 मार्च 1919 को अंग्रेज सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया। 23 मार्च 1919 को अंग्रेज सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह या शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। कहता पुलिस बिना वारंट के तलाशी ले सकती है। मतलब बिना आपको किसी प्रकार का कोई वारंट नहीं है, आपसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। कहता अखबारों पर सख्त पाबंदी थी। इस कानून पर मकसद इन भारतीयों का आवाज़ दबाना था। इसे काला कानून भी कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे रूले एक्ट को काला कानून भी कहा गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखा है। कहता 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में
साइमन कमीशन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 के सरकार अधिनियम के तहत किए गए शासन सुधारों का मूल्यांकन करना और यह देखना कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है या नहीं। तो लेकिन इस आयोग का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज था और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी इसलिए इस सब यानी इसका क्या हुआ था, विरोध हो गया था। ठीक है। और कहता है भारतीयों को यह अपमानजनक लगा क्योंकि उनके बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा था। कहता जब साइमन ने 1928 भारत आया, यानी जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध काले झंडे से किया था। किस झंडे से, याद रखिएगा, काले झंडे से किया था। ठीक है। और साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा भी लगाया था। इससे आप अच्छे से इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताइए, यानी हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 2022, 23, 24 में पूछा गया है। तो 4 को याद रखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला कहता है कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना और यह देखना कि क्या भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा यानी जो 1857 की क्रांति का इसका क्या परिणाम, तो बहुत सारा परिणाम हुआ था। सबसे पहला 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन खत्म हो गया, यह भारत इंग्लैंड की सरकार के अधीन हो गया था। तथा इस क्रांति के बाद भारत में मुगलों का शासन भी पूरी तरह क्या हुआ, खत्म हो गया। तथा भारत के गवर्नर जनरल को पद यानी बदलकर वायसराय हो गया, जिसका मतलब था कि अब वह इंग्लैंड की रानी का प्रतिनिधि बन गया। तो अंग्रेज ने फूट डालो और राजगुरु की रीति अपनाया ताकि भारतीयों के बीच एकता ना बन सके और आपस में बटे रहे। और कहता यह क्रांति पहली बार अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था, जिससे उन्हें भारतीयों की ताकत का अंदाजा भी हुआ था। ये था 1857 की क्रांति का परिणाम। बेशक 1857 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ नहीं हुआ था, लेकिन ये क्रांति एक महान क्रांति के रूप में सामने आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय मंदिरों को यानी भारतीय मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। कहता है गोपुरम विशाल और ऊंचा द्वार होता है। यह यानी विशेषता जो होता है दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। तब विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों में गोपुरम बनाया था। विजयनगर के राजाओं जो था, विजयनगर का जो राजा था उसने गोपुरम बनवाया था। ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। अलग कहता है लोथल कहाँ है। लोथल कहाँ है, इसलिए इतिहास के लेखन में इसका क्या महत्व है, इतिहास के अध्ययन में इसका क्या महत्व है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। कहता है लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है। ठीक है। कहता है इतिहास में इसका महत्व इसलिए क्योंकि यहाँ से हड़प्पा लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो लोथल में बेलनाकार मोहरें, युग समाधान और गोदीवाड़ा जैसी चीज़ें पाई गई, इसलिए इसका विशेष महत्व है, याद रखिएगा। ठीक। लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। अच्छे से याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने क्या किया था, युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा छोड़ दिया। दूसरा, मंसा और शिकार छोड़ दिया। तीसरा, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राय धर्म भी घोषित कर दिया अशोक ने। ठीक। तो उसने युद्ध के बजाय धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। किसने, अशोक ने। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में उसने पूरी तरह से योगदान दिया, अपना फुल यानी योगदान दे दिया। और कहता है अशोक ने प्रजा की देखभाल करना शुरू किया और जनहित में कई कार्य किए, जिससे वह एक न्यायप्रिय शासक बन पाए या बन गया, बोल सकते। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। तो कहता है इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। तब प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी उन्हें उन्हें जो होता है अभिलेख में लिखा देते। ठीक है। कहता है जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है और अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने किया था। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा, अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने किया था। ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है 15वां नंबर कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया था, समझाइए। तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था, आप अच्छे से याद रखिएगा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो आज का ये जो हम लोग तो यानी टॉप 50% रखे थे, इसको हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लिए। तो हम लोग इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहेंगे।
तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार नहीं, आपको 2 बार समझ में आया, 2 बार नहीं 4 बार आप ज़रूर रिपीट करके देखिएगा। तो इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।